नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। आप सबको आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे वीडियोज को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट्स भी लिख रहे हैं अपने अपने हिसाब से। यदि आपने किसी कारण से अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें। अब मैं बात करता हूं आज के वीडियो की। पंच महापुरुष राजयोगों की श्रृंखला में आज जिस महापुरुष राजयोग की मैं बात कर रहा हूं वह शनि से बनता है और उसे कहते हैं शश महापुरुष राजयोग। शश महापुरुष राजयोग। गुरु से बनने वाला हंस महापुरुष राजयोग में आपको बता चुका हूं। ये महापुरुष राजयोग या महापुरुष योग 5 ग्रहों के केंद्र में बैठने से बनते हैं। पहला मंगल, दूसरा बुध, तीसरा गुरु, चौथा शनि और चौथा शुक्र और पांचवा शनि। आप दिनों के क्रम के हिसाब से इनको समझ सकते हैं। सूर्य से शुरू करिए। रविवार सूर्य को छोड़ दीजिए। सोमवार सोम मतलब चंद्र को छोड़ दीजिए। उसके बाद मंगलवार मंगल से बनेगा। बुधवार बुध को बनेगा। बृहस्पतिवार मतलब बृहस्पति से बनेगा। शुक्रवार शुक्र से बनेगा और शनिवार शनि से बनेगा। राहु केतु का भी इसमें कोई राहु केतु से भी यह योग नहीं बनता है। यह योग तभी बनेगा जब इन 5 ग्रहों में से कोई ग्रह केंद्र में मतलब पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव या 10वें भाव में अपनी राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि या अपनी उच्च राशि में हो। तो इसका मतलब हुआ आज मैं जिस पंच महापुरुष राजयोग की बात कर रहा हूं, शश महापुरुष योग, उसमें शनि केंद्र में लग्न में हो अपनी राशि में, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव या दशम में हो अपनी राशि, मूल त्रिकोण राशि या उच्च राशि। जिस तरह से बृहस्पति से बनने वाला हंस महापुरुष राजयोग सब राशियों में नहीं बनता, किन किन में बनता है यह आप मेरे हंस महापुरुष राजयोग वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। उसी तरह से शश महापुरुष राजयोग केवल चर और स्थिर राशियों में बनता है, द्विस्वभाव राशियों में नहीं बनता। अब चर राशियां कौन सी हुई? 1, 4, 7, 10, मेष, कर्क, तुला और मकर। और स्थिर राशियां कौन सी हुई? 2, 5, 8, 11, वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। तो ये शनि जब केंद्र में अपनी मूल त्रिकोण राशि, स्वराशि या उच्च राशि में बैठता है तब क्या होता है? व्यक्ति में शनि के गुण पाए जाते हैं। अब शनि के गुण कौन कौन से हैं तो आप उनके कारकत्व देख लीजिए और किन भावों का वह स्वामी है और किस भाव में उच्च का होता है यह देख लीजिए। इसके अलावा शनि के नैसर्गिक गुण देख लीजिए। तो शनि का सबसे पहला नैसर्गिक गुण है दुख। शनि दुख देने वाला ग्रह है और बृहस्पति सुख देने वाला ग्रह है। जब बृहस्पति बलवान होता है जन्म कुंडली में तब व्यक्ति को सुखी बनाता है, लेकिन शनि के साथ इसका उल्टा होता है।
यदि कुंडली में शनि बली है तो व्यक्ति के दुख को घटाता है। तो शश महापुरुष राजयोग की पहली विशेषता हुई कि व्यक्ति सुखी रहता है, उसका दुख घट जाता है। सबसे मुख्य कारकत्व तब घट जाता है जब शनि बली होता है दूसरे ग्रहों के विरुद्ध। दूसरे ग्रह जब बली होते हैं तो उनका जो कारकत्व होता है उसमें वो वृद्धि करता है। शनि दुख का कारक है। दूसरे ग्रहों के विपरीत शनि जब बलवान होता है तो दुख घटा देता है। केवल मुख्य कारक जो है उसी के केस में ऐसा करता है। फिर शनि आयु का कारक है। अगर अष्टम भाव, अष्टमेश, तृतीय भाव और तृतीयेश, अष्टम भाव और तृतीय भाव आयु के भाव हैं। अगर ये दोनों भाव अष्टम और तृतीय बली हैं और इनके भावेश भी बली हैं तो शनि बलवान होकर व्यक्ति की आयु में वृद्धि करता है। तो दो महत्वपूर्ण कारक इसके हो गए। तीसरी बात यह है कि शनि व्यक्ति को लोकतांत्रिक बनाता है। जब से राजतंत्र खत्म हुआ है तो राष्ट्राध्यक्ष बनाने में सूर्य की उतनी भूमिका नहीं रह गई जितनी शनि की होती। अगर जन्म कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है, अपनी स्वराशि में, मूल त्रिकोण राशि या उच्च राशि में है, साथ ही साथ राहु भी अच्छी स्थिति में है, राहु राजनीति का कारक है और शनि लोकतंत्र का कारक है, प्रजा का कारक है, तब व्यक्ति को ग्राम प्रधान से लेकर राष्ट्राध्यक्ष तक कुछ भी बना सकता है। इसके अलावा शनि यदि अपनी राशि तुला में है, तुला एक संतुलित राशि है, तब व्यक्ति को एक अच्छा न्यायाधीश बनाता है। शनि क्या है? न्यायाधीश है, कर्मानुसार फल देने वाला है। और तुला राशि क्या है? तुला राशि संतुलन की प्रतीक राशि है। इसलिए अच्छे न्यायाधीश होने के लिए शनि का अच्छी स्थिति में होना आवश्यक है। तो शश महापुरुष योग वाले व्यक्ति में ये सब गुण मिलेंगे। बैलेंस्ड होगा, न्याय करने की क्षमता होगी उसकी। उसके बाद शनि की राशि आती है मकर, जो पूरी तरह से पृथ्वी तत्व राशि है, पूरी तरह से सांसारिक राशि है और काल पुरुष की कुंडली के 10वें भाव की राशि है। तो व्यक्ति अपने कर्म पथ पर निरंतर चलता रहता है, शनै शनै, धीरे 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 चलता रहता है और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। मकर राशि में 10वें भाव में बैठा हुआ शनि व्यक्ति को उसके कर्तव्य पथ पर धीरे धीरे चलाता हुआ लक्ष्य तक पहुंचा देता है। उसके बाद शनि नौकरी का कारक है। शनि स्वयं दास है, चाकर है। अगर शनि, यहां फिर बात उसकी आ जाती है, अगर शनि कमजोर है तो व्यक्ति को नौकरी करने पर मजबूर कर देता है। इसीलिए शनि को 6ठे भाव का कारक भी ज्योतिष के विद्वान मानते हैं। तो 6ठे भाव का कारकत्व क्या हुआ? नौकरी। अगर 6ठे भाव में शनि कमजोर होकर बैठा है तो व्यक्ति को निश्चित रूप से नौकरी करवाएगा। अगर शनि बलवान है,
शुभ महादशा चल रही शनि की, तब व्यक्ति नौकरी नहीं करेगा, अपना कोई व्यवसाय करेगा, कोई नौकरी करेगा या खुद से कोई काम करेगा, या अगर नौकरी में है तब अपने तरीके से काम करेगा। अगर कमजोर है तब वह नौकरी पर, चाकरी करने पर विवश कर देगा। इसके अलावा कालपुरुष की कुंडली में कुंभ राशि आती है 11वें भाव में। 11वें भाव में बैठा शनि व्यक्ति को विचारशील बनाता है, और जब विचारशीलता की बात आती है तो जब पैसा कमाने की बात होती है तो उसमें नए नए विचार व्यक्ति को पैसा कमाने में उसकी मदद करते हैं। व्यक्ति की निरंतर आय बनाता है शनि अगर कुंभ राशि में बैठा हुआ है। इसको आप और समझ लीजिए, अगर आपकी कुंडली किसी भी लग्न की है, मकर राशि में शनि बैठा हुआ है और शनि की महादशा आती है, भाव कोई भी हो सकता है, कहीं भी जन्म कुंडली में कहीं भी मकर राशि हो, अगर व्यक्ति की नौकरी या व्यवसाय करने की उम्र होगी तो शनि उसे प्रारंभ करवा देगा। इसी तरह से अगर कुंभ राशि में बैठा हुआ शनि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में है और शनि की महादशा आती है, जेमिनी मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, कभी मैं उस पर बात करूंगा। जेमिनी के हिसाब से कुंभ राशि की राशि दशा आती है तो व्यक्ति को धनोपार्जन अवश्य करवाएगी। तो ये हुए शनि के कार। इसके अलावा एक और कारकत्व है, शनि अष्टम भाव का कारक है, दुर्घटना का। इसीलिए आपने ये सुना होगा कि शनि का रत्न नीलम बिना किसी विद्वान ज्योतिषी से पूछे नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव का कारकत्व दुर्घटना है, शनि उसका कारक है। अगर गलत रत्न नीलम पहन लिया गया तो आकस्मिक दुर्घटना हो सकती है। अष्टम भाव अध्यात्म का भी भाव है, प्राणायाम का भाव है, योग का भाव है, ध्यान का भाव है, तो व्यक्ति को ध्यान की तरफ अग्रसर कर सकता है। वृष राशि की कुंडली जिसमें शनि योग कारक होता है, वहां धनु राशि आती है गुरु की, शनि वहां स्थित था और दूसरे ग्रहों के साथ। ये ओशो की कुंडली, जन्म कुंडली की मैं बात कर रहा हूं, तो वे ग्रह शनि के साथ मिलकर ओशो को तंत्र साधना की ओर ले गए। इसके अलावा शनि द्वादश भाव का कारक है, तो व्यक्ति को संतोष दिलाता है, जितना उसके पास है उसी में व्यक्ति संतोष करता है। मनी मैनेजमेंट में शनि का बहुत बड़ा हाथ है। कम साधनों का कैसे अच्छा उपयोग होता है, कैसे अच्छा प्रयोग किया जाए जीवन को चलाने के लिए, इस शनि से अच्छा और कोई नहीं सिखा सकता। तो ये बात हुई शनि के स्थिर कारकत्वों की। और एक चीज शनि की मैंने बात की, शनि धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, कभी कभी व्यक्ति ऊब भी जाता है, लेकिन प्रोग्रेस अवश्य करता है यदि शनि व्यक्ति का बलवान है। अब मैं उन लग्नों की बात करूंगा जिसमें शश महापुरुष राजयोग बनता है। सबसे पहले मेष लग्न। मेष लग्न केंद्र में राशि आती है मेष, कर्क, तुला 7वें भाव में, और 10वें भाव में मकर।
तो अगर तुला में सप्तम भाव में शनि उच्च का होकर बैठा है, किन भावों का स्वामी होगा मेष लगने के लिए? कर्म भाव और एकादश भाव। तो व्यक्ति को अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में उसके कर्मों से, उसके व्यवसाय से, उसके प्रोफेशन से धन अवश्य दिलवाएगा। अगर पहले से मिल रहा तो उसमें वृद्धि करवा देगा। वैवाहिक जीवन के लिए यह शनि बहुत अच्छा नहीं है। अगर सप्तम भाव की राशि तुला का स्वामी शुक्र भी ठीक नहीं है, तब व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। यदि शुक्र अच्छी स्थिति में है और तुला में उच्च का शनि बैठा हुआ है, तब वैवाहिक जीवन चलता रहता है, क्योंकि शनि निरंतरता को बनाए रखने वाला ग्रह है। हाँ, थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में नीरसता अवश्य हो सकती है। तो मेष लग्न वालों के लिए शश महापुरुष राजयोग में क्या होता है? कर्म के लिए, व्यवसाय के लिए, प्रोफेशन के लिए, धन के लिए, नियमित आय के लिए बहुत अच्छा फल देता है सप्तम भाव में उच्च राशि का शनि। अगर राहु भी अच्छी स्थिति में है और मेष मंगल की राशि है, सेनापति की राशि है, तो शनि और राहु मिलकर व्यक्ति को सत्ता में भी ले जा सकते हैं, क्योंकि मंगल का संबंध शासकों से है, शासक से है। एक चीज मैं और आपको बता दूं, एक वीडियो मैंने बनाया था राहुल गांधी का, जिस पे बहुत सारे कमेंट्स आए। तो उतने सारे कमेंट्स के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें मैंने अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं सबकी लग्न बताई, जितनी लग्न विश्वसनीय मानी जाती, ज्यादातर लोग जिनको मानते हैं, उसमें से तुला लग्न का कोई व्यक्ति नहीं था। उस आधार पर मैंने कुछ कुछ राहुल गांधी के लिए कहा है। लेकिन सबसे ज्यादा धनु लग्न के लोग हुए हैं प्रधानमंत्री भारत के, कर्क लग्न के, उसके बाद धनु लग्न के, सिंह लग्न के, वृश्चिक लग्न के और मिथुन लग्न के, इस तरीके से। लेकिन किसी भी लग्न का व्यक्ति राष्ट्राध्यक्ष हो सकता है, ऐसी बात है। बस ये है कि उसकी कुंडली में, चूंकि यहां पे लोकतंत्र है भारत में, तो शनि और राहु अच्छी स्थिति में होना चाहिए। साथ ही साथ सत्ता प्रदायक ग्रह मंगल, सूर्य और बृहस्पति भी ठीक स्थिति में होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि तुला लग्न का व्यक्ति कभी राष्ट्राध्यक्ष नहीं बन सकता, बन सकता है, लेकिन शासन में उसकी उस तरह से पकड़ नहीं होगी, उस तरह से साम दाम दंड भेद वह नहीं कर पाएगा जैसा राजसी ग्रह करते हैं। तो ये एक बात हो गई। फिर मैं अपनी बात को कंटिन्यू रखता हूं। अब मेष लग्न में सप्तम भाव हो गया, दशम भाव में भी शश महापुरुष राजयोग बनेगा, और वहां मकर में शनि अपनी राशि में होगा। व्यक्ति शनै धीरे धीरे प्रगति करेगा, लेकिन निश्चित रूप से प्रगति करेगा। और शनि की दूसरी राशि चूंकि एकादश भाव में पड़ रही है, तब व्यक्ति की आय में निरंतरता बनी रहेगी। कुल मिला के दशम भाव का बना हुआ शश महापुरुष राजयोग अच्छे फल मेष लग्न वालों को देगा। और सप्तम भाव का उच्च का शनि भी कैरियर के लिए और धन के लिए अच्छे फल देगा। अब बात करते हैं वृष लग्न की। वृष लग्न मतलब लग्न में पहला जो केंद्र होता है उसमें वृष राशि आएगी, चतुर्थ भाव में सिंह राशि आएगी, सप्तम भाव में वृश्चिक राशि, लग्न में आएगी वृष राशि,
सिंह राशि आएगी चतुर्थ भाव में, वृश्चिक राशि आएगी सप्तम में, और कुंभ राशि आएगी दशम भाव में। और याद रखिए, शनि वृष लग्न के लिए सबसे शुभ फलदायक ग्रह है, योग कारक है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, सबसे बलवान केंद्र और सबसे बलवान त्रिकोण का स्वामी है। तो दशम भाव में बैठकर व्यक्ति को कर्म पथ पर निरंतर बनाए रखेगा और उसके प्रोफेशन में, उसके व्यवसाय में, उसकी नौकरी में व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देगा। यहां यह ध्यान देना आवश्यक है कि नवम भाव पीड़ित ना हो, क्योंकि शनि की उपस्थिति से दशम भाव और दसवें शनि दोनों अच्छी स्थिति में हो गए। अब अगर नवम भाव कमजोर हो गया तो भाग्य कमजोर हो जाएगा, तब वो चीज नहीं मिल पाएगी। यह आवश्यक है। शनि की उपस्थिति से दशम भाव तो बलवान हो गया और शनि अपनी कुंभ राशि में है, व्यक्ति को दार्शनिक बना रहा है, उस पथ पे चला रहा है। शनि भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में होने के कारण बलवान हो गया, तो उसके तो अच्छे फल मिल जाएंगे, लेकिन जो प्रकृतिजन्य सहायता होती है, जो ईश्वर प्रदत्त सहायता होती है, जो समाज का गुरुजनों का जो आशीर्वाद होता है, पिता का आशीर्वाद होता है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है, वह व्यक्ति को नहीं मिलेगा। तो जो स्वतः स्फूर्त उसकी प्रगति होनी होती है, उसमें कुछ बाधा आ सकती है अगर नवम भाव अच्छी स्थिति में नहीं। तो ये बात हुई वृष लग्न की। और मिथुन में यह बन नहीं सकता। फिर इसके बाद कर्क लग्न की बात करते हैं। लग्न में कर्क राशि, चतुर्थ भाव में तुला राशि। तो चतुर्थ भाव में उच्च का होके शनि अगर बैठे तो शश महापुरुष राजयोग बन जाएगा। और शनि किस चीज का कारक है? शनि सप्तम भाव और अष्टम भाव का कारक है, और बैठा कहां पर है? संपत्ति वाले भाव में। तो व्यक्ति को अष्टम भाव है विरासत, वरासत या बिना श्रम के मिलने वाली संपत्ति का, और चतुर्थ भाव का संबंध भी संपत्ति से है। तो व्यक्ति को विरासत वरासत में निश्चित रूप से संपत्ति मिलेगी। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या हुई कि सप्तम भाव का स्वामी उच्च का होकर चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, इसलिए पत्नी की ओर से भी कुछ मदद मिलेगी इस एरिया में। किसमें? भूमि वाहन आदि में। दूसरी बात, जो उसका मकान होगा व्यक्ति का, जो संपत्ति होगी वह गांव में होगी या शहर से थोड़ा किनारे होगी, जहां रूरल एरिया होगा। अब कभी कभी आप किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो देखेंगे कि उसका मकान तो शहर के बीचों बीच में है, जबकि उसकी कुंडली में शनि बैठा हुआ है अपनी राशि या उच्च राशि में चतुर्थ भाव में। तो उसकी वजह क्या होगी कि जिस समय वह मकान बना होगा उस समय शनि की महादशा चल रही होगी और वह मकान शहर के किनारे बना होगा। शनि के बाद आता है बुध महादशा। बुध एक राजकुमार है, शहरी माहौल का व्यक्ति है, तो धीरे धीरे वह एरिया शहर में आ गया होगा। यही होती है महादशाओं की बात। महादशा बदलने के साथ कैसे चीजें बदलती। उसके बाद शनि अगर सप्तम भाव में अपनी राशि में बैठा है, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, उसकी निरंतरता बनी रहेगी। कभी कभी वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कुछ, जैसे जो भी है, जिस जातक की कुंडली है, स्त्री की या पुरुष की, उस जातक को ऐसा लग सकता होगा कि वैवाहिक जीवन थोड़ा सा नीरस है। लेकिन मेष लग्न में जिसमें शनि उच्च का था, उसमें उसकी तुलना में यहां बैठा हुआ शनि वैवाहिक जीवन को
अच्छा बनाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि किसी और ग्रह की मदद की जरूरत नहीं। मेष लग्न में मैंने आपको बताया शुक्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। इसमें चूंकि शनि खुद ही सप्तमेश है, इसलिए अगर सप्तम में बैठ गया मकर में, तो क्या होगा कि मकर राशि का स्वामी मकर राशि में बैठा, भाव सप्तम भाव भी बली हो गया, और सप्तमेश अपनी राशि में बैठा हुआ, इसलिए सप्तमेश भी बली हो। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। व्यक्ति अपने दाम्पत्य जीवन को ठीक करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा, किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। कभी कभी चूंकि शनि से प्रभावित व्यक्ति थोड़ा नीरस होता है, एकांत चाहता है। शनि की एक और खास बात होती है, वह लोगों से मिलना जुलना कम पसंद करता है। 12वां भाव भी इसी तरीके का भाव है, और अगर शनि का प्रभाव 12वें भाव पर हो तो व्यक्ति एकांत में रहना पसंद करता है, साधना पसंद करता है। तो अगर महापुरुष राजयोग वाला व्यक्ति है, शनि की महादशा है, तो हो सकता है वह एकांत में रहना पसंद करे। तो इस तरीके से थोड़ी सी नीरसता वैवाहिक जीवन में आ सकती है, लेकिन उसकी निरंतरता बनी रहेगी। यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सप्तम भाव में शनि दिग्बली होता है, उसकी यही वजह होती है। उसके बाद बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न, लग्न में 5 का अंग सिंह राशि, चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि, और सप्तम भाव में कुंभ राशि, द्वादश भाव में वृष। मतलब एक जगह सप्तम भाव में अगर शनि बैठा है तब सच महापुरुष राजयोग बनाएगा अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठकर। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। अब यहां थोड़ा मकर से फर्क क्या होगा कि मकर राशि का व्यक्ति सांसारिक होता है और कुंभ राशि वाला दार्शनिक होता है। तो दार्शनिक व्यक्ति के साथ थोड़ी सी दिक्कत और बढ़ सकती है। सांसारिक व्यक्ति तो चूंकि सांसारिक है, संसार पे ज्यादा ध्यान देता है। दार्शनिकों की कहानियां आपने पढ़ी हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन चलता रहेगा। शनि निरंतरता बनाए रखेगा। कभी कभी थोड़ा सा नीरस हो सकता है। उसकी दृष्टि होगी एक तो 9वां भाव पर, अध्यात्म के लिए अच्छा। लग्न पर दृष्टि होगी, थोड़ा जातक आलसी भी हो सकता है। और एक बात और भी है, जब ग्रह अपनी राशि में बैठा है तब वह प्रतिनिधित्व करता है, अगर पुरुष की कुंडली है तो उसकी पत्नी का, तो उसकी पत्नी में शनि के गुण होंगे, अर्थात वह दार्शनिक स्वभाव की होगी। और चूंकि दृष्टि पड़ रही है लग्न पर, इसलिए व्यक्ति में भी वे गुण आ जाएंगे। और चूंकि स्वराशि है सप्तम भाव में, तो निश्चित रूप से पत्नी में एक दार्शनिक के गुण होंगे जो लग्न को, पुरुष को, जातक को प्रभावित करेंगे। और कभी कभी यह दार्शनिकता प्रभावित कर देगी वैवाहिक जीवन को, कुछ नैराश्य भाव ला देगी। बाकी चीजें ठीक रहेंगी। 10वीं दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, फिर से मकान और गाड़ी के लिए अच्छा। और अब बात करते हैं तुला लग्न की। इसमें भी शनि योग कारक होता है, चतुर्थेश होता है और पंचमेश होता है। एक केंद्र, चतुर्थ केंद्र, और एक त्रिकोण, पंचम का स्वामी। जब लग्न में बैठता है तब उच्च का हो जाता है, और उच्च का होकर व्यक्ति को क्या देता है? संतान सुख। और जमीन जायदाद, क्योंकि चतुर्थेश है, उच्च का है, विशेष करके शनि महादशा में। अगर चतुर्थ भाव अच्छी स्थिति में है, वहां मान लीजिए मंगल बैठा हुआ है,
अब चतुर्थ भाव में मंगल बैठ गया, मंगल वहां उच्च का हो गया, चतुर्थे शनि लग्न में उच्च का हो गया, तो कहना ही क्या। और होगा क्या कि व्यक्ति इस कुंडली में दो दो महापुरुष योग हो जाएंगे, एक मंगल से बनने वाला जिसकी बात मैं बाद में करूंगा, दूसरा शनि से बनने वाला। लेकिन मैं यहां बात कर रहा हूं जमीन जायदाद की, तो व्यक्ति के पास अपार संपदा होगी, क्योंकि चतुर्थेश भी उच्च का हो गया, लग्न में बैठ गया, जमीन जायदाद गाड़ी वाहन उसके पास स्वतः आएंगे, अपने आप उसे मिल जाएंगे। और मंगल जो सप्तम भाव का कारक है और द्वितीय भाव का कारक है, संपत्ति कहां आ रही है, उसका संचित धन कहां जा रहा है, जमीन में जा रहा है, तो उसके पास जमीन जायदाद गाड़ी इन सब की कोई कमी नहीं होगी। चतुर्थ भाव में उच्च का मंगल और लग्न में उच्च का शनि। अब यहीं पे आप देखिए, जब ये दो राजयोग बन जाएंगे महापुरुष योग, तो शनि महादशा में व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरी तरह रहेगा और मंगल महादशा में व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरी तरह हो जाएगा। मंगल महादशा में व्यक्ति, जैसे शनि में क्या होगा कि थोड़ा सा भीड़ भाड़ से बचेगा, एकांत में रहना चाहेगा। मंगल भीड़ भाड़ में रहना चाहता है, भीड़ भाड़ को प्रभावित करना चाहता है, लोगों को प्रभावित करना चाहता है। तो कभी कभी आप देखते हैं किसी व्यक्ति को बड़ा चुप चुप सा रह रहा है कभी, और फिर कभी वही व्यक्ति, यहां पे क्या है, मंगल वाणी भाव का भी कारक है, तो वो एकदम ओजस्वी भाषण दे रहा है, उसे कोई हिचक ही नहीं है। और कभी आपने उसी व्यक्ति को देखा था कि उसको अगर माइक पकड़ा दिया गया तो वो घबरा रहा है, उसको पसीने छूट रहे हैं। तो ऐसा इसी तरीके से होता। अगर जन्म कुंडली में दो ग्रह विशेष करके केंद्र में उच्च का होकर बैठे हैं, तो उनकी महादशाओं में व्यक्ति के जीवन में और उसकी क्वालिटीज में, उसके व्यक्तित्व में बहुत बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। तो यह तो बात हुई उच्च का शनि शश महापुरुष राजयोग बनाता हुआ जब लग्न में बैठा हुआ है। और अगर शनि चतुर्थ भाव में बैठा है अपनी मकर राशि में, तब भी व्यक्ति के पास जमीन जायदाद होगी। और व्यक्ति इसमें क्या है, व्यक्ति आ रहा है चतुर्थ भाव में, शनि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, लग्नेश तो शुक्र हो गया। अगर शुक्र चतुर्थ भाव में आ गया और शनि भी वहां पर है, तो व्यक्ति जमीन जायदाद जहां पे है वहां जा रहा है, मतलब उसकी खरीद फरोख्त कर रहा है। अगर चतुर्थेश लग्न में पहुंच गया, वही उच्च का होकर, तो जमीन जायदाद उसके पास जैसे अपने आप आएंगे, लोग प्रपोजल लेके आएंगे, भैया आप ये हमारी जमीन खरीद लीजिए या आप हमारी जमीन का उपयोग कर लीजिए, इस तरीके की स्थिति हो जाएगी। फिलहाल चतुर्थ भाव में भी योग कारक शनि का जमीन जायदाद के लिए अच्छा फल है। और मां कर्मशील होंगी व्यक्ति की मकर राशि, और उसकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी शनि की लग्न पर, तो शनि महादशा में व्यक्ति भी कर्मशील बन जाएगा और ज्यादा अपनी मां के लिए काम करेगा, ये जमीन जायदाद गाड़ी के लिए काम करेगा। उसके बाद बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। लग्न में वृश्चिक राशि और चतुर्थ भाव में शनि की राशि कुंभ। केवल शनि की राशि कुंभ ही पड़ रही है उसमें केंद्र में, लग्न में वृश्चिक, चतुर्थ भाव में कुंभ, वृष सप्तम में और सिंह दशम में। तो शनि अगर चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में बैठा है, तो व्यक्ति की मां दार्शनिक स्वभाव की होगी, उसके पास जमीन जायदाद तो होगी, लेकिन उसके लिए उसे प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर वो तृतीयेश भी है। और तृतीयेश क्या है, व्यक्ति के भाई बहन वह आ रहे हैं
चतुर्थ भाव में, तो इसका मतलब उतनी अच्छी स्थिति नहीं जैसे जितनी की तुला लग्न। तृतीय होने के कारण क्या है कि व्यक्ति को अपनी जमीन जायदाद के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, बिना प्रयास के उसे जमीन जायदाद नहीं मिलेगी। और इसमें भी शनि की दशम दृष्टि पड़ेगी लग्न पर, तो एक तरह से मां का प्रभाव व्यक्ति पर रहेगा। दार्शनिक स्वभाव की मां, उनकी बातें व्यक्ति मानेगा, कुछ कुछ बातें। अब बात करते हैं धनु लग्न में ये बन नहीं सकता, द्वि स्वभाव राशि है लग्न में। उसके बाद मकर लग्न की, मकर लग्न में बनेगा, मकर राशि होगी। चतुर्थ भाव में मेष, सप्तम में कर्क और दशम में उच्च राशि का शनि। तो अगर उच्च राशि के शनि की पहले बात करने तो लग्नेश द्वितीय शनि उच्च का होकर दशम भाव में बैठा हुआ है। अगर दशम भाव को और कोई ग्रह प्रभावित नहीं कर रहा है, तब आप यह जान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति कर्मयोगी होगा और वह अपने कर्तव्य पथ पर इस तरह से डटा रहेगा, जैसे दुकान है तो दुकान नहीं छोड़ना चाहेगा। अपना उसका खुद का प्रोफेशन है तो उसी में लगा रहेगा। यहीं पे एक मुझे मेरे अपने बॉस ध्यान आ रहे हैं, डी.वी. राघवराव, आंध्र के थे। तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, उनका आशीर्वाद अभी तक मुझे प्राप्त है, मैं उनसे कभी कभी सलाह लेता हूं। तो डी.वी. राघवराव साहब के अंडर में मैं काम करता था और हम लोग पब्लिक सेक्टर में थे। तो उन्होंने कहा कि मैं कभी अपना काम नहीं करूंगा। मैंने पूछा क्यों सर? तो उन्होंने कहा जब मैं इस पब्लिक सेक्टर में रह के यहां के लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो अगर मेरा खुद का कोई व्यवसाय हो जाएगा तब तो मैं उसमें इस तरह से रम जाऊंगा कि अपने परिवार की तरफ भी ध्यान नहीं दे पाऊंगा। तो कर्मयोगी, उच्च का शनि सप्तम भाव में बैठकर कर्मयोगी बन जाता है। और चूंकि द्वितीय भाव का भी स्वामी है और उच्च राशि का होकर बैठा है दशम भाव में, तो व्यक्ति अपने कर्म से धनोपार्जन करेगा और धन संचित भी होगा उसका। बस ये ध्यान रखनी चाहिए कि व्यक्ति धीरे धीरे प्रगति करेगा और व्यक्ति अपने काम में ही लगा रहना चाहेगा। अब फिर बात करते हैं लग्न। लग्न में मकर राशि, पूरी तरह से सांसारिक व्यक्ति, संसार में निरंतर। शनि जब मकर राशि में है तब व्यक्ति को पूरी तरह से सांसारिक बना देगा, संसार में लगा रहेगा व्यक्ति। और अगर कुंभ में शनि बैठ गया, कुंभ लग्न हो गई, तो व्यक्ति दार्शनिक हो जाएगा। कुंभ लग्न के अनेक दार्शनिक हुए हैं, पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हुए हैं। जबकि मकर लग्न का व्यक्ति पूरी तरह से संसारिक, संसार में रमा रहेगा। पृथ्वी तत्व राशि है, लोगों के भरण पोषण के लिए काम करता रहेगा जैसे पृथ्वी करती। फिलहाल व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, थोड़ा आलस्य उसमें जरूर रहेगा। प्रगति उसकी धीरे धीरे होगी और निरंतर होती रहेगी। एकांत प्रिय रहेगा, सप्तम भाव को प्रभावित करेगा और कार्य में लगे रहने के कारण कभी कभी थोड़ा उसकी जो भी हो, पत्नी या पति, कुछ हल्का से एक नैराश्य भाव भी उसके मन में आएगा। अब अंतिम आती है लग्न जिसमें शश महापुरुष राजयोग बन सकता है, कुंभ योग। कुंभ लग्न, लग्न में कुंभ राशि, व्यक्ति दार्शनिक होगा, पढ़ा लिखा होगा, पढ़ने लिखने वाला होगा। प्रसिद्ध ज्योतिषी वी.वी. रमन कुंभ लग्न के व्यक्ति थे और
एक हमारे बहुत बड़े सन्यासी हुए हैं, विवेकानंद के गुरु, वे भी कुंभ लग्न के रहे। तो इसकी दूसरी राशि मकर पड़ती है, शनि की एक राशि पड़ती है द्वादश भाव में, दूसरी पड़ती है लग्न में। चतुर्थ भाव में वृष, सप्तम भाव में सिंह और दशम भाव में वृश्चिक। तो चूंकि द्वादश भाव का भी स्वामी शनि है और लग्न में बैठा है, तो व्यक्ति के पास विदेश से भी पैसा आएगा। व्यक्ति दार्शनिक होगा, नए नए विचार, नए नए एरियाज उसके मन में आते रहेंगे। और अगर दशम भाव भी अच्छी स्थिति में है, तब व्यक्ति बहुत अच्छा दार्शनिक बन सकता है, इन एरियाज में अच्छा काम कर सकता है। अगर बात करें वी रमन साहब की बात, तो उनका दशम भाव, उसमें मंगल अपनी राशि में बैठा था और मंगल तृतीयेश भी था, इसलिए लेखन में और वक्तव्य देने में उनका कोई हानि नहीं था। बहुत अच्छे ज्योतिषी थे वे। सप्तम भाव उनका बहुत बलवान था, वहां पंचमेश और नवमेश दोनों बैठे हुए थे। सप्तम भाव में, यहां थोड़ी सी मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, वी रमन जी की कुंडली में मंगल सप्तम भाव में बैठा हुआ था और उसके साथ बुध और शुक्र बैठे हुए थे। सप्तम भाव बहुत स्ट्रांग था, एक सती जैसी पत्नी मिली थी उन्हें। और लग्न में उनके शनि नहीं था, लेकिन अगर लग्न में शनि बैठेगा तब व्यक्ति दार्शनिक होगा, पढ़ा लिखा होगा, नए नए विचार, नए नए आइडियाज उसके दिमाग में आएंगे और कभी भी किसी व्यक्ति को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेगा। उसके अपने विचार होंगे, जो उसे सही लगेगा उसी को फॉलो करेगा वो। जिसे कहते हैं ना कि पद चिन्हों पर नहीं चलेगा, लीक छोड़कर चलने वाला व्यक्ति होगा। क्योंकि कुंभ राशि है उसकी, शनि लग्न में बैठा हुआ है, तो उसके अपने विचार होंगे, उसके पद चिन्हों पर दूसरे व्यक्ति चल सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के पद चिन्हों पर, उसके पद चिन्हों पर अपने पैर रखता हुआ, एग्जैक्टली पद चिन्हों पर पैर रखता हुआ चलने वाला व्यक्ति नहीं होगा कुंभ राशि का। मीन राशि में यह योग नहीं बनता। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं और बता दूं, भारत की कुंडली में गोचर में शनि पहुंच गया है दशम भाव में, कर्म भाव में, और वृष लग्न के लिए यह राजयोग कारक है। इसलिए भारत में लोकतंत्र की मजबूती के लिए यहां के लोग काम करेंगे। धीरे 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 2025 तक, मिड तक, 2025 के मिड तक आप देखेंगे कि इस देश में लोकतंत्र ज्यादा व्यवस्थित और ज्यादा अच्छी स्थिति में पहुंच गया। धीरे धीरे करके पहुंचेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से यहीं पर मैं अपने वीडियो को समाप्त कर रहा हूं।